फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं ईडू चंद्रा और मैं चंद्रशेखर कुमार आपको इस ईडू चंद्रा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एनसीएफ 2005 से संबंधित जो है उसका मुख्य जो है सिद्धांत है, मार्गदर्शी है, विषय प्रवेश है, कितने सुझाव दिए हैं, एनसीएफ क्या है, एनसीएफ हमें क्यों ज़रूरी है। एनसीएफ यह कह रही है कि हमें कैसे पढ़ाना है बच्चों को विद्यालय में, कौन सा मेथड से पढ़ाना है, कौन सा विधि से पढ़ाना है, यानी कैसे पढ़ाना है कि विद्यार्थी के ऊपर बोझ न भी हो, लोड भी न पड़े और वह सीख भी जाए। टीचर बनना चाहते हैं और क्वालिफाइड करना चाहते हैं सीटीटी और टीटी, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वैसे छात्र जो सीटीटी और टीटी क्वालिफाइड करना चाहता है वह जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो इसका जो है एनसीएफ 2005 के जो हम चर्चा कर लेते हैं कि है क्या। तो आप देख रहे हैं कि एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, क्योंकि यह 2005 में लागू हुआ था। इससे पहले जो है आपको एनसीएफ जो है 1975 से शुरू हुआ था और उसके बाद सेकेंड जो है 1988 में लागू हुआ था, उसके बाद 2000 में लागू हुआ था और 2005 में यह एनसीएफ लेटेस्ट लागू हुआ है। इसी के आधार पर जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र रही है कि बिना भार के अधिगम, यानी बिना भार के, बिना टेंशन के, बिना बर्डन के बच्चे को सिखाना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। अब थोड़ा हम विषय प्रवेश करते हैं। तो विषय प्रवेश में आते तो यहाँ लिखा हुआ है, यह विद्यालयी शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। यानी यह विद्यालय शिक्षा का जो है बच्चे को कैसे शिक्षा देना है वह सबसे लेटेस्ट जो है राष्ट्रीय दस्तावेज बनाया गया है देश लेवल पर। अगला दूसरा मेरा पॉइंट है, यानी है इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है। तो आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मतलब इंटरनेशनल लेवल हुआ। कई देशों को मिल करके शिक्षाविदों ने और वैज्ञानिकों ने या विशेषज्ञों या अध्यापकों मतलब टीचरों ने मिलकर तैयार किया है, यानी बहुत मेहनत लगा है और यह दस्तावेज तैयार तब जाकर हुआ है और तरीका पढ़ाने का इसमें बताया हुआ है। अगला हमारा पॉइंट है तीसरा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए 23 विद्वानों ने शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा। तो आप देख रहे हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल होता है, यानी शिक्षा क्षेत्र के जो भी नया नियम बनता है, एक मंत्रालय बना हुआ है, उसमें जो है प्रोफेसर यशपाल को जो है अध्यक्षता कर दिया गया और 23 में से एक प्रोफेसर यशपाल थे, ये अध्यक्षता किए और इन्होंने प्रतिपादन किए और 23 और 22 और आदमी थे, कुल मिला के 23 थे। इस सारे विद्वानों ने शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा और इस दस्तावेज को तैयार करने में सहयोग किया। ऐसे स्थिति में आगे बढ़ते हैं तो हमारा मुख्य पॉइंट यहाँ ही याद रखने वाला, इससे ऊपर कोई चीज़ याद रखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ समझना है। इसमें भी समझना है, याद रटना नहीं है। मार्गदर्शी सिद्धांत में क्या कहा गया है कि आपको ये 5 पॉइंट जो हम बता रहे हैं यह सीटीटी के लिए रामबाण कहिए, जो भी हो इस सारा ये इम्पोर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। इस पॉइंट से आपको सीटीटी का मैक्सिमम क्वेश्चन हल होंगे। तो मार्गदर्शी सिद्धांत में क्या हो रहा है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। कहने का मतलब उसको जो भी बात हम पढ़ाएंगे वह स्कूल के यानी विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, क्योंकि उसको दैनिक जीवन में समस्या तो बाहर होगा, क्योंकि आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ खरीदने दुकान में जाता है तो उसको समस्या होगा, पैसा लेकर जाएगा, दुकानदार से सामान खरीदेगा, तो बाहरी जीवन से वो ज्ञान जुड़ा हुआ रहेगा तो वहाँ वह समस्या को हल कर लेगा। इसीलिए कहा गया पहला पॉइंट में कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी सिर्फ स्कूल भर में रखा नहीं जाए, उसको बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। अगला पॉइंट इसका दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। यानी एनसीएफ 2005 का ये भी कहना है कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी रटवाना नहीं है, याद नहीं करवाना है, उसके बाद स्मरण नहीं करवाना है। इस सब वर्ड जो आपको मिलेंगे सीटीटी के क्वेश्चन या हो चाहे बीटीटी को कोई भी क्वेश्चन हो, तो ऐसे स्थिति में रटन प्रणाली को विरोध किया है एनसीएफ और उसी के फॉलो करना है पूरे इंडिया वाले को, सभी स्टेट को। तो रटन प्रणाली को अंत कर दिया है, दूसरा पॉइंट याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट है कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, यानी पाठ्यचर्या क्या कह रहा है, यानी एनसीएफ 2005 कहता है कि हम जो बताए हैं नियम बना रहे हैं उसके अलावा हम
सिर्फ पाठ पुस्तक केंद्रित नहीं रह जाना है, इसके अलावा जो है कुछ अलग चीज़ भी बताना है। सिर्फ किताबें के बारे में या किताब में जो पाठ कविता है उसको नहीं बताना, उसके अलावा और चीज़ भी बच्चे को बताना है, यानी बाहरी दुनिया के बारे में बताना है, और किताब के अलावा भी उसको नॉलेज देना है। व्यवहारिक ज्ञान हुआ, उसके बाद जो है कहानी हुआ, कविता हुआ, चुटकुला हुआ, अच्छा अच्छा चीज़ भी बताना है। सिर्फ पाठ्य पुस्तक में जो दिया हुआ है उसको केंद्रित नहीं कर देना है, अलग से भी कुछ ज्ञान देना है बच्चे को। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। तो कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, यानी गतिविधि मुख्य वर्ड है इसमें, कि वर्ग कक्ष में अगर क्लास में अगर पढ़ा रहे हैं तो उसको गतिविधियों से जोड़ेंगे, यानी कोई भी होगा उसको गतिविधि करके बताएंगे। जैसे कोई कविता है, उसको कविता हम कह रहे हैं तो उसको एक्टिविटी करेंगे, यानी उसको करके दिखाएंगे। वो कविता में कोई एक्शन होगा, स्वर होगा, अगर शरीर को गति देना होगा तो ऐसे में हम ये चीज़ करके गतिविधि से जोड़ के हम पढ़ाएंगे तो बच्चे जो है ज़्यादा जो है अभिरुचि लेके पढ़ेंगे, रुचि लेके पढ़ेंगे, और वो उसका जो सीखने में जो है सहूलियत होगा, अधिगम आसानी से हो जाएगा। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो, यानी एनसीएफ 2005 का कहना है कि राष्ट्रीय का मतलब हुआ देश, यानी मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी को तैयार करना है। ऐसा न तैयार कर दिए जी को विद्यार्थी पढ़ लिख लेवे यहाँ और वह जो है विदेश में चला जाए, नौकरी करे, अपने देश के बारे में नहीं सोचे। तो ऐसा नहीं करना है। विद्यार्थियों को मूल्यों के प्रति आस्थावान बनाना है ताकि वह देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में सोचे समझे, और जो है कुछ देश में वह जो है योगदान करे और देश के प्रति जो है आस्थावान रहे। ये भी इसका 5 जो है सिद्धांत जो है मुख्य में रखा गया एनसीएफ 2005। और एनसीएफ 2005 का यही जो है प्रमुख सूत्र है कि बिना भार के अधिगम कराना है, यानी बिना टेंशन के सिखा देना है बच्चे को। कैसे सीखेगा वो चीज़ इसमें बताया गया है। इसमें अब आए हैं तो यहाँ प्रमुख 20 सुझाव दिया गया है एनसीएफ 2005 में। तो बहुत बड़ा दस्तावेज है, लेकिन इस प्रमुख 20 सुझाव को मैंने सिलेक्शन कर लिया है। इससे बहुत सारा सुझाव है, लेकिन मुख्य सुझाव जो है इसको हम 20 को सिलेक्शन कर लिए हैं। ध्यान में रखेंगे, सारे 20 पॉइंट को याद रखेंगे। सीटीटी के एग्जाम को हल करने में, समझने में यह जो है काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो ऐसे स्थिति में इसको ध्यान में रखेंगे सारा पॉइंट को। अगला कहता है कि प्रमुख सुझाव में पहला सुझाव है शिक्षण सूत्रों जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर इत्यादि का अधिगम प्रयोग हो। यानी कहता है कि जब आप विद्यालय में जाए, शिक्षक बन गए हैं, तो एनसीएफ 2005 का कहना है कि जब पढ़ाने जाए, बच्चों को सिखाने जाए तो शिक्षण सूत्रों का प्रयोग सही से करे। जो चीज़ वह जानता है, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो चीज़ जानता है और न जानता है तो जानते हुए चीज़ को पहले बताना है, धीरे धीरे न जानता है उस चीज़ को बता देंगे, उधर ले जाएंगे, उसकी ओर ले जाएंगे। मूर्त का मतलब होता है जो सामने दिखाई देता है उसको मूर्त कहते हैं, और मूर्त का मतलब जो नहीं दिखाई देता है। तो पहले जो दिखाई देता है वो चीज़ समझा है बच्चा, परिचित है, उस चीज़ के पहले बारे में बताएंगे और तब जाकर अमूर्त की बारे ओर ले जाएंगे उसको, ताकि वह आगे अमूर्त की ओर की बच्चे जो है जो नहीं जानता वो भी सीख जाएगा। यानी सरल से कठिन की ओर जाएंगे और स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएंगे। ध्यान में रखेंगे, इसका प्रयोग करना है। दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको ज्ञान मानने के लिए नहीं कहता है एनसीएफ 2005। अगर सपोज डेट कि कोई अभी कोरोना वायरस का लहर चल रहा है तो कोई कह दिया कि आज इतना पेशेंट निकल गया 2500, तो ज्ञान नहीं हुआ, सिर्फ सूचना हुआ। सूचना को ज्ञान मानने के लिए नहीं कह रहा है। अगला पॉइंट हमारा 3 है, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। यानी विशाल पाठ्यक्रम का मतलब हुआ बड़ा सिलेबस, पाठ्यक्रम का मतलब सिलेबस हुआ, वह मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली का सफलता का प्रतीक है। मोटा मोटा किताब होता है ये भी ठीक नहीं है, बड़ा सिलेबस होता है ये भी ठीक नहीं है। यह जो है शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है, संकेत है। तो ऐसे स्थिति में बड़ा सिलेबस नहीं होना चाहिए बच्चे को और मोटी किताबें नहीं होना चाहिए। चौथा मेरा पॉइंट है, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। यानी कोई भी मूल्य हो, अच्छा चीज हो, जानकारी देना है तो उसको हम उपदेश देकर नहीं देंगे, वातावरण देकर स्थापित किया जाए ताकि वह जो है ज़्यादा दिन तक उस बात को याद रखे बच्चे। अगला पॉइंट हमारा 5वां है, अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है। अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो ब्रिलियंट होते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, उनको धारणा में बदलाव आवश्यक है। क्योंकि जो है अच्छा विद्यार्थी होता है वह कोई भी चीज़ करेगा, टीचर से बहस करेगा या बातचीत करेगा तो अपने बातों को जो है सही से अपने बात को अभिव्यक्त करेगा शिक्षक के समक्ष और मौलिक विचार देगा, अच्छा विचार देगा और सामने प्रस्तुत करेगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उनका धारणा ठीक नहीं होता है,
तो वह विद्यार्थी कुछ भी बोल सकता है, तो ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट हमारा छठा, अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। आकांक्षा मतलब उम्मीद, यानी गार्जियन को कहता है कि सख्त संदेश दिया जाए। अगर मान लिया जाए कोई गार्जियन चाहता है कि विद्यालय में जा करके अपने बच्चा, अगर उनका बच्चा तेज है, छोटी उम्र के है लेकिन निपुण है, बहुत तेज है, तो गार्जियन जाके कहेगा इन बच्चे को आप जो है चौथा क्लास से छठा क्लास में कर दीजिए, क्लास बदल दीजिए, क्योंकि हमारा बच्ची जो है, चाहे बच्चा जो है हमारा बहुत तेज है पढ़ने में, इसलिए इनका क्लास में प्रमोशन दिया जाए। तो वैसे अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाने के लिए कह रहा है कि उसको संदेश दिया जाए कि ऐसा काम न करे, कम उम्र में उसको निपुण बनाने का जो सोचना गलत है। अगला है 7वां पॉइंट, बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। अगर कोई विद्यार्थी है और स्कूल से बाहरी जीवन में उसका तनाव मुक्त वातावरण प्रदान होगा, तब न जाके अच्छा पढ़ेगा। मान लिया जाओ स्कूल में, विद्यालय में अच्छा से पढ़ लिया, अपने घर गया और वहाँ देख रहा है कि उसका तनाव युक्त वातावरण है, तो वह नहीं सीख पाएगा। इसलिए उसके घर के भी माहौल जो होना चाहिए तनाव मुक्त होना चाहिए, यानी वहाँ कोई तरह के टेंशन नहीं होना चाहिए, तब बच्चे जो है होमवर्क स्थिर से बैठकर करेंगे और सीख पाएंगे। तो आप अगर ऐसा देखते हैं कि विद्यालय के बाहर उनके किसी तरह की समस्या है बच्चे, तो उनके अभिभावक से मिले और उनको कहे कि बच्चे को थोड़ा टेंशन नहीं दे, उनको वातावरण सही दे, आपका बच्चा पढ़ने में ठीक है। अगला पॉइंट हमारा 8वां है, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दे। होता क्या है कि कभी कभी पुस्तकालय में बच्चे जाते हैं तो टीचर लोग कहते रहे ये पुस्तक पढ़ो, वो पुस्तक पढ़ो, ऐसा नहीं करना है। यानी लाइब्रेरी में बच्चे जब जाए तो स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर उनको दीजिए, ताकि वो अपना रुचि के अनुसार चुनेंगे और पढ़ पाएंगे। और उनके रुचि के अनुसार वो नहीं चुनने देंगे ज़बरदस्ती, हम दो कोई किताब कहेंगे पढ़ो तो वह रुचि के अनुसार नहीं पढ़ेगा, तो ऐसे स्थिति में हमारा शिक्षा जो होगा सही नहीं होगा, बच्चे के विपरीत हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारा 9 है, कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं, अर्थात कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी हम क्लास में जाते हैं तो हमेशा जो है शांत, जो बहुत सारे टीचर होते हैं कि बच्चे को जो है एकदम शांत कर देते हैं कि चू शब्द भी नहीं बोलना है, साफ नहीं बोलना है। तो ऐसे स्थिति में बच्चे जो है एनसीएफ विरोध कर रहा है कि बच्चे को थोड़ा बोलने दिया जाए, क्योंकि वो वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो बच्चे कुछ बोलेंगे यानी शांत कर देंगे तो एक दूसरे से भी सीखते हैं बच्चे, यानी क्लासमेट से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। शांत कर देंगे तो कुछ बोल नहीं पाएगा और बोलेगा नहीं तो सीखेगा नहीं। तो ऐसे स्थिति में है जो कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं है, यानी उसको थोड़ा चहल पहल होना चाहिए, कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ बोल चाल होता रहे, वहाँ बच्चे एक दूसरे से सीखता है। अगला पॉइंट हमारा 10 है, सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। यानी सह शैक्षिक जो होता है, यानी शिक्षा के साथ साथ कुछ और चीज़ होता है, जैसे खेल हुआ, कुछ अन्य चीज़ हुआ, जैसे भ्रमण हुआ, या कुछ नया चीज़ जानकारी देना है, उसमें जो है गार्जियन को भी रखना। वैसे गतिविधि में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, ताकि वो भी कुछ सीखे समझे और शिक्षा के महत्व समझे, और बच्चे को सीखने का जो है अच्छा जो है तनाव मुक्त वातावरण देगा। वैसे स्थिति में गार्जियन को भी शामिल करना है। सह शैक्षिक मतलब शिक्षा के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ देते हैं नॉलेज, उसमें गार्जियन को शामिल रखना है। अगला पॉइंट हमारा है 11 कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। यानी प्राथमिक स्तर का मतलब हुआ कि वर्ग 1 से लेके 5 तक के बच्चे होते जो है छोटे होते हैं, उनको हम मानक भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, हम उनके लिए जो है उनका मातृभाषा का प्रयोग करेंगे, ताकि जो है ज़्यादा सीख पाएगा, क्योंकि वह मातृभाषा में कोई बात को ज़्यादा सुनता है, समझता है, सीखता है। तो ऐसे स्थिति में शिक्षक को निर्देश देता है एनसीएफ 2005 की जो है प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम जो है मातृभाषा होना चाहिए। 12 नंबर पॉइंट में कहता है बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, शिक्षक अधिगम परिस्थितियों में इसका उपयोग करे। कहता है कि बच्चों की जो है ना कोई भी चीज़ अभिव्यक्त करता है, अपने बातों को अभिव्यक्त करता है, यानी विषय वस्तु को बोलता है, तो उसमें वह मातृभाषा का प्रयोग ज़्यादा करता है, उसको महत्वपूर्ण स्थान देता है। तो ऐसे स्थिति में शिक्षक को एनसीएफ 2005 निर्देश देता है कि जब अधिगम करा रहे हैं, बच्चे को सिखा रहे हैं, अधिगम यहाँ लिखा हुआ है, तो अधिगम कराते हैं, वैसे परिस्थिति में मातृभाषा का प्रयोग आप करें, ताकि बच्चे ज़्यादा सीख पाए, आपके बातों को समझ पाए। अगला पॉइंट हमारा 13 है, इसमें कहता है कि वे पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण होती है जो अंतः क्रिया का मौका दे। यानी पाठ्य पुस्तक जो है, किताब जो है, कैसा महत्वपूर्ण होता है,
जो अंतःक्रिया का मौका देने, यानी अपने स्वयं के बारे में कुछ खोज करने का, सोचने का, समझने का मौका देता है, वैसा पाठ्य पुस्तक हो कि बच्चा कुछ अपने से भी पढ़ ले। अंतःक्रिया का मौका दे मतलब अपने अंदर से ही कुछ क्रिया करे, काम करे, पढ़ने का उसको जुनून हो जाए और पढ़ पाए कोई भी पाठ्य पुस्तक। वैसा पाठ्य पुस्तक उसका सही होना चाहिए, जो आसानी से सीख सके, समझ सके, उसके बारे में सोच सके, चिंतन कर सके। अगला पॉइंट है 14 नंबर, कल्पना व मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान करावे। यानी वो बच्चे को जो है ना कल्पना लेखन जो क्षमता करता है तो उसमें ज़्यादा कल्पना करे और मौलिक बात को लिख पाए, तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अधिकाधिक अवसर प्रदान करेंगे, तब तो वह कल्पनाशील और मौलिक बात को लिख पाएगा या समझ पाएगा या अपने अभिव्यक्त कर पाएगा लिख करके। तो इसको विशेष अवसर देना है, ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि कुछ बोल रहा है, विचार दे रहा है, उसको डांट देंगे। अगला पॉइंट है 15 नंबर, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप में प्रयोग करना चाहिए। सजा का मतलब हुआ जो पनिशमेंट जो हम उसको करते हैं, पिटाई उटाई करते हैं, उसको कहता है सीमित करने के लिए, यानी एनसीएफ 2005 कहता है लिमिट में रखिए, कम बेस उसको सजा दीजिए, मारिए। या पुरस्कार भी, उसको इनाम भी देते हैं, कोई अवार्ड देते हैं, वैसे स्थिति में कम अवार्ड दीजिए। यानी पुरस्कार ज़्यादा देने से भी बच्चे खराब हो जाते हैं, ज़्यादा पीटने से भी बच्चे खराब हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में एनसीएफ 2005 कहा है कि सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप में प्रयोग करना चाहिए, कम से कम प्रयोग करना चाहिए बच्चे को। अगला पॉइंट है मेरा 16, शिक्षक प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। यानी शिक्षक के जो प्रशिक्षण हो वो हमेशा होना चाहिए। जैसे कोई टीचर जॉब कर रहे हैं सरकारी और जो है पुराना हिसाब से ट्रेनिंग की हुआ है और नया नया तरीका आता है पढ़ाने का, तो ऐसे स्थिति में शिक्षक को हमेशा जो है 6 महीना, 1 महीना पर 2 दिन 3 दिन का प्रशिक्षण होना चाहिए कि तौर तरीका से, नया तौर तरीका से बच्चे को पढ़ाएंगे तो ज़्यादा वह समझ पाएंगे। वह विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। कहता है कि स्टूडेंट जो है उनको मूल्यांकन हमेशा होना चाहिए, हमेशा कुछ न कुछ टेस्ट होना चाहिए, जाँच होना चाहिए, ताकि उसका कमजोरी का पता चल सके और मैं उसे उपचारात्मक शिक्षण दे सके। इसलिए उसको कहता है हमेशा मूल्यांकन करने के लिए टीचर के प्रशिक्षण भी हमेशा होना चाहिए। ये बात बताया जा रहा है, तो ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट हमारा 17 है, शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। यानी शिक्षकों को अकादमिक संसाधन का मतलब क्या हुआ, जो विद्यालय में जो है वहाँ जो भी संसाधन चाहिए टीचर को, जैसे डस्टर, खल्ली, मानचित्र, किताब, ये सब जो भी उनके संसाधन के रूप में उनको जल्दी मिलना चाहिए। और वह नवाचार के बारे में जो नया नया तौर तरीका आया है पढ़ाने का, उस सारे चीज़ को समय पर पहुंचाए, ताकि टीचर उसको जो है जल्दी से बच्चा को बताए, नया नया अधिगम कराए, बच्चे को सिखा पाए। अगर संसाधन ही नहीं रहेगा तब क्या पढ़ाएंगे। अगर पढ़ाने के समय में खल्ली नहीं है, डस्टर नहीं है, मानचित्र नहीं है, किताबें नहीं है, तो ऐसे स्थिति में टीचर सही से जो है नहीं पढ़ा पाएगा। इसलिए अकादमिक संसाधन उसको उपलब्ध होना चाहिए। अकादमिक मतलब जो विद्यालय हो चाहे कॉलेज हो, उसमें जो भी संसाधन चाहिए उसी को हम बोलते हैं शिक्षकों का अकादमिक संसाधन। और नवाचार का मतलब हुआ कि नया नया तौर तरीका के जो शिक्षण पद्धति आता है या सामग्री आता है कि ऐसे पढ़ाना है, वो सब उसको जल्दी उपलब्ध होना चाहिए, ताकि वो आराम से पढ़ा पाए और बच्चे को समझा पाए। अगला पॉइंट है 18, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दे। यानी समुदाय का मतलब क्या हुआ, गांव घर का जो होता है कोई संसाधन, समाज हुआ, उसमें कहता है मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दे। यानी बच्चे को जो है एक तरह से संसाधन के रूप में जो है उपयोग करने का विशेष अवसर देना चाहिए, ताकि बच्चे भी समाज में घुल मिल जाए, समाज के नियमों को पालन करे या समझ पाए। अगला पॉइंट मेरा 19 है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दे। कहता है कि गांव घर में या स्कूल में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और मनोरंजन जो होता है उसको जो है उसको स्थान पर जो है सौंदर्य बोध का बढ़ावा देने। यानी सौंदर्य का मतलब है साफ सफाई, कोई भी चीज़ अच्छा से पहनावा ओढ़ावा, या कुछ ऐसा बौद्धिक ज्ञान जो पेंटिंग वगैरह ये सब हो, साफ सफाई हो, उस सब पर विशेष फोकस करने के लिए कहता है। पॉइंट अगला है 20 और अंतिम पॉइंट है मेरा एनसीएफ 2005 का, तो सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। सबके लिए वातावरण एक किस्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई विद्यार्थी स्पेशल है, कोई विद्यार्थी कमज़ोर है, कोई विद्यार्थी जो है अलग उसका क्लास होना चाहिए। एक ही क्लास है, अलग अलग वातावरण बनाएंगे तो ठीक नहीं है। यानी सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण जो है सही तैयार करना है। समावेशी मतलब समान रूप से वातावरण तैयार करना, और तब अधिगम कराएंगे तो बच्चे जो है आसानी से सीखेंगे।
तो आप जानते हैं कि किसी भी देश का स्कूल पाठ्यक्रम उसके संविधान की भांति उसकी आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। भारत की शिक्षा व्यवस्था इसकी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। तो आप एनसीएफ के जो है मुख्य बात क्या क्या देखे, इसमें देखे कि एनसीएफ का प्रमुख सूत्र क्या है, तो बिना भार के जो है अधिगम यानी लर्निंग विथआउट बर्डन हुआ। उसके बाद इसमें और पढ़े हैं विषय प्रवेश, विषय प्रवेश में हम 3 पॉइंट पढ़े। फिर आगे पर जो है एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत क्या क्या है। उसके बाद पढ़े प्रमुख 20 सुझाव। तो आप मुख्य चीज़ ध्यान में ये जो है 20 पॉइंट है इसको भी रखना है और मार्गदर्शी सिद्धांत को भी ध्यान में रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।